Hello everyone, welcome to Knowledge Monsters, and today we will study about evaluation, and in evaluation we will study about types of test. So we will start from the tools and techniques of evaluation. इसमें क्या है, हमारे पास दो तरह की evaluations होती हैं, एक quantitative और एक qualitative. तो आज हम क्वांटिटेटिव टेक्निक को पढ़ेंगे। उसमें फर्दर जो 3 पार्ट्स हैं, ओरल, रिटन एंड प्रैक्टिकल, उसमें भी हम रिटन वाले पार्ट को स्पेसिफिकली आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सो एज यू सी इन दिस पिक्चर, हमारे पास इसमें दो जो पिक्चर्स हैं, आपको फोटोज़ में क्या दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फोटो में, इन फर्स्ट फोटो इसमें क्या है, एक बच्चे ने हैंड रेज़ किया हुआ, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने हैंड रेज़ किया। तो यहाँ पर किस तरह की इवैल्यूएशन की जा रही है, टीचर के थ्रू ओरल इवैल्यूएशन की जा रही है। एक टीचर अगर क्वेश्चन पूछता है, बच्चा हैंड रेज़ करता है या बच्चा ओरली आंसर बताता है, तो किस तरह की इवैल्यूएशन हो जाती है, ओरल इवैल्यूएशन हो जाती है। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर किया। इसमें क्या है, दूसरी पिक्चर में एक टीचर है, यहाँ पर आपको सारे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, टीचर एक एक्टिविटी के थ्रू बच्चों के साथ क्या कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है। उनको जो सिखाया है उनके साथ डिस्कस करना, उनकी थिंकिंग को जानना, उनके रिस्पॉन्सेस को जानना। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह की इवैल्यूएशन होती है जो एक्टिविटी के थ्रू की जाती है। यहाँ पर हम ओरल कर रहे हैं और यहाँ पर हम एक्टिविटी के थ्रू कर रहे हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इवैल्यूएशन कितने तरह से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक ये इवैल्यूएशन भी है। यहाँ पर क्या है, एक टीचर ने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया स्टूडेंट्स का, उसको इवैल्यूएट किया कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया था क्लास में। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह की इवैल्यूएशन है। मैंने अपनी पीपीटीज़ में टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस को, मतलब कितनी तरह की इवैल्यूएशंस होती है, आप कितने तरीके से स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर सकती हैं, वो सभी मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ लगाने की, आपको समझाने की कोशिश की है। आपने पहले फ़ोटो में देखा, ओरली किया, एक्टिविटी थ्रू किया, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जो बच्चों ने क्लास में परफॉर्म किया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल के थ्रू आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बच्चे को क्वेश्चन पेपर दिया गया है, उसमें वो क्या कर रहा है, उसमें वो क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में दिए हैं। देखो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, वो उसको क्या कर रहा है, टिक मार्क कर रहा है। तो ये किस तरह की इवैल्यूएशन हो गई, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गई। किस तरह की इवैल्यूएशन हो गई यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप हो गई, क्योंकि बच्चे को किस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं, ए बी सी डी, आपको वेरियस ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आप क्या कर पा रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव तरीके से बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस वाले में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, ये आपका प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन हो गया। अब हमने जितने भी अभी तक फ़ोटोज़ देखी या जितना भी इवैल्यूएशन देखा, देखो ये ओरल क्या था, ओरल भी एक क्वांटिटेटिव का है, क्योंकि आप मात्रा में उसको नाप सकते हैं। प्रैक्टिकली एक्टिविटी बेस्ड हमने देखा, हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन वाला देखा, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप देखा, हमने प्रैक्टिकली देखा बच्चे को। तो ये सभी किस में आती हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं इवैल्यूएशन की, बच्चों को इवैल्यूएट करने की। अब इसी तरीके से एक रिटर्न फॉर्म भी होती है। तो हम टाइप्स ऑफ टेस्ट में देखेंगे कि हम कितने तरह के यहाँ पर टेस्ट देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ टेस्ट में हमारे पास क्या हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन में क्या है, बेसिकली हम क्वांटिटेटिव टेक्निक की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और क्वांटिटेटिव में भी फर्दर हम रिटर्न की बात कर रहे हैं। रिटर्न में भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 हैं। एज यू सी, हमारे पास 3 तरह से हैं। एक है ऐसे, एक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड वन इज़ शॉर्ट टाइप। तो हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, रिटर्न इवैल्यूएशन कर सकते हैं। बच्चे को हमने जैसे इस फोटो में दिख रहा है आपको, बच्चे क्या हैं, क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं। ऐसे की फॉर्म में भी हो सकता है वो, उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जैसे हमने प्रीवियस फ़ोटो में आपको दिखाया, ऑब्जेक्टिव टाइप्स एमसीक्यू की फॉर्म में भी हो सकते हैं।
शॉर्ट टाइप भी हो सकते हैं। शॉर्ट टाइप में क्या है, छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आपको स्पेस दिया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह, तो इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में आते हैं। सो हमने टूल्स एंड टेक्निक्स में देखा ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड शॉर्ट टाइप। नाउ ये मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया है कि हम 3 तरीके से इवैल्यूएशन इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ऐसे टाइप को, शॉर्ट टाइप को एंड ऑब्जेक्टिव टाइप को। नाउ सबसे पहले हम ऐसे टाइप टेस्ट से स्टार्ट करेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं, क्या सजेशंस दी गई हैं इसको इम्प्रूव करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऐसे टाइप टेस्ट है ये मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है ये, जो सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। उसके बाद टीचर टाइप मेड, आई होप नाउ क्लियर। ये क्या है, सबसे वाइडली यूज टेक्निक है। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं इसे बनाता कौन है, इसे टीचर बना रहा है, किस लिए बना रहा है, बच्चे की आउटकम्स को मेज़र करने के लिए। जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है, बच्चे को जो सिखाया है, अब उसको इवैल्यूएट भी तो करेगा। अब उसको जब इवैल्यूएट करेगा, उसको मेज़र करेगा, तो उसकी आउटकम्स को मेज़र करने के लिए टीचर एक क्वेश्चन पेपर बनाता है, एक प्रेजेंट करता है उनके रिस्पॉन्सेस को जानने के लिए। तो ये टीचर मेड टेस्ट होता है। किस तरह का होता है ये, एक टीचर मेड टेस्ट होता है। सेकेंड वन इज़ टीचर टाइप मेड टेस्ट टू मेज़र दी आउटकम्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि इसे बना कौन रहा है। ये टीचर टाइप बोल सकते हो या टीचर मेड बोल सकते हो। मतलब टीचर टाइप टेस्ट मतलब टीचर मेड हो गया ना, टीचर बना रहा है। किस लिए बना रहा है, अभी इसे आउटकम्स को मेज़र करने के लिए बना रहा है। किस लिए बना रहा है, आउटकम्स को मेज़र करने के लिए बना रहा है। देन स्टूडेंट्स हैव टू राइट आंसर्स इन अ फिक्स्ड टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है ऐसे टाइप में, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने आंसर्स क्या हैं, लिखनी हैं। अब स्टूडेंट्स को अपने आंसर्स तो लिखने हैं जो क्वेश्चंस उनको दिए गए हैं, लेकिन किस में लिखने हैं, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में लिखने हैं। उनको आंसर्स किस में लिखने हैं, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में लिखने हैं। देन ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है ताकि हम स्टूडेंट्स की रिमेंबर पावर को चेक कर सकें कि उनको जो पढ़ाया वो कितना याद है, किस तरीके से वो अपने रिस्पॉन्स को, आंसर्स को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, किस तरीके से सिंथेसाइज कर पा रहे हैं। रिकॉलिंग पावर्स भी यहाँ पे चेक की जाती है कि वो कितना फिक्स प्रिंसिपल्स को रिकॉल, याद कर पा रहे हैं। देन डाटा को कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, कैसे अपने आंसर्स को ऑर्गेनाइज और समराइज कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को किस तरीके से वो लिख पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, कितना क्रिएटिवली वो सोच पा रहे हैं। तो उनके पर्सनल व्यूज़ का यहाँ पर ऐसे में हमें क्या है, पता चल जाता है क्रिटिकली। तो ये सभी के लिए हम ऐसे टाइप को यूज़ करते हैं ताकि हम बच्चों की इन सभी मेंटल एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को चेक कर सकें। आफ्टर दैट फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स, यहाँ पर आपको पूरी फ्रीडम दी जाती है कि आप अपना आंसर जो है वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। आपके पास पूरी फ्रीडम है, प्लस आपके पास स्पेस की भी फ्रीडम होती है। आप कितना भी लेंथी लिख सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी जाएगी कि आप 2 लाइन में ही लिखोगे या 3 में ही लिखोगे। आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप जितना उसे इलैबोरेट कर सकते हो अपने आंसर को, उतना आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो। फिर मोर इफ़ेक्ट ऑन, सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इफ़ेक्ट किस चीज़ पर पड़ता है, आपके एक्सप्रेशन पर, आपकी गुड हैंड राइटिंग पर, किस तरीके से आप लिख रहे हैं, कैसी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव में क्या है, क्वेश्चन मिल गया, ऑप्शंस मिल गए, आपको टिक करना है। वहाँ ना तो आपकी लैंग्वेज काम आई, ना आपकी लिखने का तरीका पता चला टीचर को, ना आपकी हैंड राइटिंग का पता चला। और आप जब लिखना ही छोड़ दोगे, सिर्फ टिक मार्क करना है, तो आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव नहीं होगी। वो हैबिट जो है हैंड राइटिंग वाली वो चली जाएगी। तो लिखने से क्या होता है, आपकी हैंड राइटिंग जो होती है वो इम्प्रूव होती जाती है डे बाय डे। साथ ही साथ आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बताने का मौका मिलता है, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है आंसर शीट पर, किस तरीके से लिखना है। वो सभी चीज़ें हम सिर्फ ऐसे में ही सीख सकते हैं, हम ऑब्जेक्टिव में नहीं सीख सकते। तो इसीलिए ये क्या होता है, इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इन चीज़ों पर पड़ता है।
प्यूपल क्या करता है, प्यूपल मीन्स जो स्टूडेंट्स और बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर वो गेस वर्क नहीं कर सकते, यहाँ पर उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर्स को रिकॉग्नाइज ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर वो कोई भी गेस वर्क नहीं कर सकते, यहाँ पर गैसिंग पावर काम में नहीं आता। इसे इंडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव अप्रोच। सबसे ज़्यादा इसको हम जो अप्रिशिएट कर रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अपने पर्सनल व्यूज़ बताने का, डोमिनेट करने का पूरा राइट होता है, दैट्स वाई। सो हम जो ऐसे टाइप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अभी हम इसके मेरिट्स डिमेरिट्स में देखेंगे। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा ऐसे टाइप टेस्ट क्या है, इतना तो पता चल गया। अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, दूसरा एक्सटेंडेड होते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड से पता चल रहा है नाम से कि रिस्ट्रिक्शंस होगी यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ की, और एक्सटेंडेड में किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। तो हम पहले देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जहाँ पर आपको स्पेस और वर्ड्स प्लस टाइम तीनों की क्या होंगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी कुछ ना कुछ। स्पेस की कैसे रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है और जितना आंसर उसमें आना है आपको उतना ही स्पेस दिया गया, इररेलेवेंट स्पेस नहीं दिया गया, तो उससे क्या है, एक स्पेस की रिस्ट्रिक्शन हो गई। इसी तरह वर्ड्स की रिस्ट्रिक्शंस हो गई, जैसे बोल दिया कि आपको सिर्फ 100 वर्ड्स में ही अपना आंसर लिखना है, 150 में ही लिखना है, तो वहाँ पर क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप 100 वर्ड से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो वो सभी रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में आ जाते हैं। किस में आते हैं वो सभी, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। आपको इतना क्लियर हुआ। स्पेस एंड वर्ड्स ये आप याद रखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्ट्रिक्टेड में जो हमारे पास स्पेस और रिस्पॉन्स होते हैं उनकी क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, मेक अ लिस्ट ऑफ 6 प्राइवेट कंपनीज ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर ये जो 6 दे दिया ये क्या है, ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप सिर्फ 6 ही लिखोगे। और अगर वो सीधा सीधा ये बोल देता कि, ये नहीं बोलता 6, कि मेक अ लिस्ट ऑफ 6 प्राइवेट कंपनीज ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर, तो आप कितनी भी कंपनीज के बारे में लिख सकते थे। लेकिन अब 6 लिखने से क्या हो गया, 6 लिखने से तो एक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि आप 6 को ही लिखोगे, तो ये रिस्ट्रिक्टेड में आ जाता है। अब एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जहाँ पर आपके पास वाइड रेंज ऑफ फ्रीडम होती है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की, आप कितना भी लिख सकते हो। जैसे आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, ठीक है, जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना ये, इनको ध्यान से देखना। ये जैसे बोला है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द चेंजिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ पे ये जो डिटेल्ड नोट है ना, ये जो डिटेल्ड नोट है, ये डिटेल्ड नोट आपको क्या बता रहा है कि आपको नोट लिखना है, पूरा एक्सटेंड करके, पूरा इलाबोरेट करके अपना आंसर लिखना है पब्लिक सेक्टर के चेंजिंग रोल के ऊपर। देन हाउ डू वी लर्न, हम कैसे सीखते हैं, डिस्कस इन लाइट ऑफ द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए ना वर्ड्स, इन पर ध्यान दो, एक्सप्लेन, डिस्कस, डिटेल्ड नोट, ये सभी क्या हैं, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको ये बताती हैं कि आपको अपना आंसर पूरा इलाबोरेट करके लिखना है। आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है, ये हमारा इसमें आ जाता है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टर्म्स बता रही हूँ जिनको आपको याद रखना है, जिनसे ये क्लियर हो जाता है, अच्छा ये हमारा एक्सटेंडेड में है। लाइक जैसे आपको बोल दिया जाएगा, डिस्क्राइब करो, इलाबोरेट करो, डिस्कस करो, क्रिटिसाइज़ करो, रीज़न आउट करो। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी ऐसे टाइप क्वेश्चंस की फॉर्म है जहाँ पर आपको फ्रीडम दी जा रही है, आप अपना व्यू एक्सप्रेस कर सकते हो। मैंने कुछ और फर्दर एग्जांपल्स और भी ऐड ऑन किए हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड हैं उन पर फोकस करना। जैसे डिस्क्राइब द पॉसिबल कॉजेज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857। तो यहाँ पर वो डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है, मतलब आप पूरा फ्रीडम है, आप जितना डिस्क्राइब कर सकते हो उतना लिखो। यहाँ पर कोई वर्ड लिमिट की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 100, 200, 500 में ही लिखना है।
व्हाट आर केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशंस के साथ आपको इसको पूरा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। हाउ डू वी लर्न, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे क्वेश्चंस की टाइप्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड और एक्सटेंडेड में आती हैं और ऐसे टाइप टेस्ट को कवर अप करती हैं। अब हम इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट हम एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज को मेरिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेज और मेरिट्स क्या क्या है ऐसे टाइप टेस्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इतना एक्सप्लेन करके इतना तो समझ गए हैं कि हमारे पास फ्रीडम है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की। बच्चे के पास फ्रीडम दी गई है कि आप अपने व्यूज़ को जितना एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कीजिए। सेकंड, क्रिएटिव थिंकिंग प्लस क्रिटिकल पावर। मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ को मेज़र किया जा रहा है। अब मेंटल एबिलिटीज़ कैसे कैसे होती हैं कि बच्चा किस तरीके से अपने आंसर्स को सेलेक्ट कर रहा है कि उसे क्या लिखना है। पर अब क्वेश्चन आती है, क्या सोचते हो आप सबसे पहले, अच्छा इस क्वेश्चन में ये लिखना चाहिए मेरे को, ये चीज़ें मेरे को कवर अप करनी चाहिए, तो आप सेलेक्ट कर रहे हो, आप सब कुछ नहीं लिख रहे हो। अगर बुक में 10 पेज हैं तो आप उसको समराइज करके 5 में लिखोगे ना, बट उसे अपने व्यूज़ में मोस्टली एक्सप्रेस करोगे। तो यहाँ पर आपकी सेलेक्टिव पावर भी शो होती है। प्लस ऑर्गेनाइज, आप अपने आंसर्स को ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हो। अच्छा मेरे को इस तरीके से इस चीज़ को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। देन इंटीग्रेट द मैटर, कि हम अपने मैटर को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ये चीज़ भी हम क्या है यहाँ पर सीख जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग भी आती है, वो क्रिएटिवली चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देता है और बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ उसमें क्या है, डेवलप होती हैं, जिसको टीचर क्या है यहाँ पर मेज़र करता है। हम क्रिएटिव थिंकिंग को ज़्यादा एनकरेज करते हैं यहाँ पर। फिर इकोनॉमिकल, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, ये एज़ कम्पेयर टू लाइक ऑब्जेक्टिव की तरह ये इतना कॉस्टली नहीं है, इकोनॉमिकल है और इसे वाइडली एक्सेप्ट भी किया जा रहा है सबके द्वारा। आप स्कूल्स कॉलेजेस में देख रहे हैं ऐसे टाइप टेस्ट की फॉर्म में ही क्या होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं। प्लस यहाँ पर हम ओरिजिनलिटी मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा कितनी बुक रटेगा। अगर बुक में 500 पेज है तो वो 500 पेज तो नहीं याद कर सकता, क्राम कर सकता, कुछ ना कुछ तो वो अपना लिखेगा ना। तो यहाँ पर उसकी ओरिजिनलिटी देखी जाती है। प्लस उसमें पावर ऑफ कंसंट्रेशन भी डेवलप होने लगती है। और जो है लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, आप उसको एक साथ एग्ज़ामिन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एग्ज़ामिन कर पाएंगे। फिर यहाँ पर चीटिंग भी कम होगी। कैसे चीटिंग कम होगी, आप ऑब्जेक्टिव में तो क्या करोगे, ABCD या 1 2 3 4 MCQ बता सकते हो। अब यहाँ पर मैंने जोर किस पर दिया है, वर्ड पर ध्यान देना कि मैं बोल रही हूँ मिनिमाइज़। मेरे मिनिमाइज़ बोलने से आपको समझना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर चीटिंग होती ही नहीं है। मिनिमाइज़ होती है मीन्स कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव देखा जाए। तो ऐसे में आप क्या बता सकते हो, ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बता सकते हो, हेडिंग डिस्कस कर सकते हो बच्चों से, अपने पार्टनर से, मतलब अपनी हेल्प ले सकते हो सिर्फ हेडिंग की। अब उसको इलाबोरेट और एक्सप्लेन तो अपने वर्ड्स में करोगे ना, तो वहाँ पर क्या है, चीटिंग कम हुई। ओके, और प्लस उसकी खुद की पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी पता चले। प्लस लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन पावर, बच्चा किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है वो इम्प्रूव होता है। लैंग्वेज उसकी इम्प्रूव होती है, जब वो लिखता है, अपने आंसर्स खुद बनाता है, तो उसकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है। प्लस ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड अप्लाई, अब इसको कंस्ट्रक्ट बनाना भी और अप्लाई करना भी, दोनों चीज़ क्या हैं, ईजी हैं। इसे अप्लाई भी आप इजीली कर सकते हो और आप इसे कंस्ट्रक्ट भी इजीली कर सकते हो। अब जब क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं और उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है, तो उसमें ज़्यादा एबिलिटी और लेबर की तो ज़रूरत होती नहीं, इजीली बन जाते हैं। बट हाँ, आपको किसी तरह की कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देनी होती कि मतलब इस तरीके की कि बच्चा समझ ही ना पाए। तो आप कन्वीनियंटली क्या होता है, दोनों के लिए होता है, बच्चे के लिए भी और टीचर के लिए भी, ऐसे दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा क्या है, कन्वीनियंट है। हम कह सकते हैं कि द ऐसे टाइप टेस्ट आर कन्वीनियंट टू बोथ प्यूपल्स एंड टीचर्स, दोनों के लिए क्या है, कन्वीनियंट है। फिर यहाँ पर फ्री है कि आप अपने आइडियाज़ को किसी भी लॉजिकल वे में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। टाइम, लेबर और मनी बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास पूरा टाइम है, मेहनत है, पैसा है, सब है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं डीमेरिट्स
और लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस, ये सारे नाम इसी के हैं। कई बार बच्चों को ये नहीं समझ में आता, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस एक ही चीज़ है। हम पढ़ रहे हैं अब ऐसे टाइप टेस्ट के डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वैलिड नहीं होता। अब वैलिड क्यों नहीं होता? वैलिड क्यों नहीं होता? क्योंकि ये क्या मेज़र कर रहा है? ये आपकी लैंग्वेज मेज़र कर रहा है, ये आपका स्टाइल मेज़र कर रहा है, ये स्पीड देख रहा है, आपका राइटिंग देख रहा है, आप कैसे लिख रहे हो, आपकी क्रैमिंग पावर देख रहा है, इन सभी चीज़ों को देख रहा है। तो इसीलिए ये टेस्ट फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लैंग्वेज के बेसिस पर आपको जज नहीं किया जा सकता। आप किस तरीके से लिख रहे हो? अब इतना लेंथी पेपर आता है, बच्चों को स्पीड तो बनानी पड़ती है। अब स्पीड बनाने की वजह से उनकी हैंडराइटिंग गंदी आ जाती है, तो आप उसके बेसिस पर एक बच्चे को जज नहीं कर सकते। इसलिए इसको बोला गया कि लैक ऑफ वैलिडिटी। यहाँ पर वैलिडिटी की कमी है, प्लस ये वैलिड नहीं हो सकता। देन कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है कि अब यहाँ पर लेस कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्यों इनकॉम्प्रिहेंसिव है? क्योंकि ये इनएडिक्वेट होता है टू टेस्ट एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी। अगर आपने उसे 10 क्वेश्चन दे दिए और 10 में से अगर उसे 3 क्वेश्चन नहीं आते, तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि वो बच्चा डफर है। आप पूरे सिलेबस को कवर अप कर रहे हो और आप 10 क्वेश्चंस बना रहे हो, तो आप कैसे जज कर सकते हो कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है या डफर है? नहीं किया जा सकता पूरे ओवरऑल सिलेबस के 10 क्वेश्चन के बेसिस पर। दैट्स वाई ये इनएडिक्वेट होता है किसी की एबिलिटी और किसी की नॉलेज को जज करने के लिए। तो इसलिए हमने इसे बोला है कि ये लेस कॉम्प्रिहेंसिव है। देन टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर इतने लेंदी क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चों को लिखने पड़ेंगे। अब बच्चा जब इतनी शीट्स भर रहा है, इतना लिख रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए टीचर को भी इतना टाइम लगेगा। फिर उसके रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह बनाने, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना और टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या है, ये बहुत टाइम ले लेता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो टाइम कंज्यूमिंग स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, एज वेल एज वो टीचर्स के लिए भी होता है इवैल्यूएट करने के लिए। देन सब्जेक्टिविटी इंक्लूड करता है। अब सब्जेक्टिविटी कैसे इंक्लूड करेगा? सब्जेक्टिविटी इंक्लूड करने का मतलब होता है कि जो हमारा ऐसे टाइप टेस्ट है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्किंग है वो एग्ज़ामिनर्स के मूड और विम्स के हिसाब से इन्फ्लुएंस्ड होती है। अगर एग्ज़ामिनर का मूड अच्छा है तो वो अच्छे से मार्क्स देगा, सब कुछ उसको सही लगेगा। लेकिन अगर उसका मूड ही अच्छा नहीं है, उसका मूड ख़राब है, तो क्या होता है कि वो बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं देता, वो अच्छे मार्क्स नहीं देता। तो क्या होता है, यहाँ पर एक टीचर के हिसाब से कोई आंसर सही है, दूसरे टीचर के हिसाब से वो आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएशंस आने लग जाती हैं स्कोर्स में भी। प्लस कुछ टीचर्स उस चीज़ को सही मानती हैं, कुछ नहीं मानती हैं। और तो कुछ बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, और वही टीचर अगर उसी पेपर को दूसरी टीचर चेक करे, वो उसको कम मार्क्स भी दे सकती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएशंस आने लगती है। इसीलिए उसके मूड के, टीचर के मूड के हिसाब से, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, क्या मेंटल एटीट्यूड है उसका उस टाइम चेक करते टाइम, तो इस चीज़ पे वेरी करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्टिविटी को इंक्लूड करता है, या फिर ये सब्जेक्टिव होता है इन अवॉर्डिंग मार्क्स देते टाइम। देन हम राइटिंग और स्पीड पर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज जोड़ देते हैं। किस चीज़ पर? बच्चे की स्पीड पर और स्टाइल पर। एक बच्चा ज़्यादा स्कोर करेगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बच्चे का ज़्यादा स्कोर आएगा जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर बच्चे की स्पीड भी अच्छी है, वो इफ़ेक्टिवली जल्दी और अच्छी हैंड राइटिंग में आंसर लिख सकता है, उसके तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। वहीं दूसरा बच्चा जिसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है बट उसकी स्पीड अच्छी है, उसे नॉलेज भी है फैक्ट्स की, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग की वजह से उसे कम मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैरी हो गया। अब एक बच्चे की हैंड राइटिंग चाहे कितनी अच्छी हो, वो कितना ही अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर दे, पूरा लिख भी दे, उसकी स्पीड भी अच्छी है, बस उसकी हैंड राइटिंग की वजह से उसके मार्क्स क्या आ रहे हैं कम और दूसरे के क्या आ रहे हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएशंस ये भी दिखाई देती हैं। तो इस वजह से क्या है, हम राइटिंग और स्पीड पर भी ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि बच्चे को इतना सारा लिखना होता है ना, अब स्पीड तो उसे बनानी पड़ेगी। अब क्रैमिंग पर भी ज़ोर दिया जाता है। क्रैमिंग पर कैसे ज़ोर देते हैं? टेस्ट के टाइम पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बच्चे से पूछें। अब बच्चा क्या है, पूरा का पूरा करिकुलम तो प्रिपेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसे कुछ ना कुछ पोर्शन तो क्रैम करना पड़ेगा ना।
अब कुछ ना कुछ पोर्शन क्रैम करने की वजह से, रटने की वजह से, याद करने की वजह से एक अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बच्चे के अंदर डेवलप हुई, एक अनहेल्दी कंपटीशन बच्चों के अंदर डेवलप हुआ। साथ ही साथ उसकी हेल्थ भी उस पर क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है इस अनहेल्दी कंपटीशन की वजह से। तो ये भी एक ऐसे टाइप टेस्ट की क्या है, बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। देन वेरिएबिलिटी इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ पेपर सेटिंग। अब जब पेपर सेट होता है ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिल जाती है। पेपर सेटिंग में कैसे मिल जाती है, लाइक कुछ टीचर्स तो बहुत ईजी पेपर्स बना देती हैं, कुछ टीचर्स बहुत डिफ़िकल्ट पेपर बना देती हैं। तो हमें पेपर का लेवल जो है वो बच्चे के लेवल के हिसाब से ही बनाना चाहिए, ना ज़्यादा ईजी ना ज़्यादा मुश्किल। तो उस हिसाब बच्चे को देखते हुए हमें डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने आपको ये सारी एडवांटेजेस बता दिए और ये सारे आपको डिसएडवांटेजेस बता दिए। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट, जो कि हमारा इवैल्यूएशन के क्वांटिटेटिव में रिटन का सेकंड पार्ट है। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिटन पढ़ रहे हैं। अब रिटन में हमने ऐसे टाइप टेस्ट तो देख लिया कि उसको किस तरीके से लिखना और क्या क्या चीज़ उसमें थी, बट जब हम शॉर्ट टाइप टेस्ट को पढ़ रहे हैं, शॉर्ट से ही पता चल रहा है छोटा। तो आपको इस इमेज में दिख रहा है, इस इमेज में क्या बोला गया है, इस इमेज में बोला गया है कि आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर में आपको देखो स्पेस ही इतना दिया गया है, तो आप इतना ही तो लिखोगे ना जितना आपको स्पेस दे रखा है। किसी में स्पेस थोड़ा दे रखा है, किसी में स्पेस बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो वो आंसर्स के हिसाब से दे रखा है, तो आप उतना ही लिखोगे जितना आपको बोला जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट, इमेज से क्लियर हुआ आपको कि शॉर्ट बोल रहा है तो आपको क्या करना है, कम ही लिखना है। तो शॉर्ट आंसर टाइप डिस्कस करते हैं हम। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या है, आप थोड़ा सा नाम से समझ गए होंगे। शॉर्ट बोल रहा है मतलब आपको जितनी स्पेस दी गई है उतना लिखना है। आपके पास टाइम की भी यहाँ पर कम होगा, आपको टाइम क्या दिया जाएगा, कम दिया जाएगा। और पिन पॉइंटेड आपको आंसर्स लिखने होंगे कि जितना बोला जाए उतना ही लिखना होगा। इरेलेवेंट आंसर्स नहीं बताने होंगे। और साथ ही साथ जैसे वर्ड लिमिट्स होती हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स होंगे स्पेसिफिकली, उनको भी हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें ये है, तो हमें शॉर्ट ही आंसर डिस्कस करना है, शॉर्ट ही आंसर बताना है। ओके, तो शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, आपको इन ब्रीफ बताना होता है। जितना पूछा गया है बस आप उतना बताओगे, बेफालतू की कहानियाँ नहीं बताओगे उसमें। जैसे इसमें वेरी करता है लेंथ पर कि आपको 1 वर्ड लिखना है, आपको 2 वर्ड लिखना है, या फिर आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। सिर्फ इतना ही होता है। और यहाँ पर बच्चे की फैक्ट्स और टर्म्स जो होती हैं उसकी बेसिक नॉलेज टेस्ट की जाती है। कि आपको जैसे मैंने बोल दिया कि डिफ़ाइन लर्निंग, तो आप क्या है, आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही है कि आपको लर्निंग के बारे में क्या पता है, क्या फैक्ट्स पता हैं उसकी, उस टर्म से रिलेटेड आपको क्या नॉलेज है। तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट में आपकी चेक की जाती हैं, टेस्ट की जाती हैं एक टीचर के थ्रू, एक एवेलुएटर के थ्रू। प्लस यहाँ पर आपकी हायर थिंकिंग स्किल्स भी देखी जाती हैं कि आप कितना सोच पा रहे हो, थिंकिंग स्किल्स आपकी क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। प्लस उसमें एनालिसिस और इवैल्यूएशन भी होती है कि आपको अपना आंसर एनालाइज करना आना चाहिए। देन हम एडवांटेजेस देख रहे हैं इसके। प्लस इसके हम पहले कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, लाइक शॉर्ट एंड पिन पॉइंटेड रिप्लाई देना होता है बच्चे को, वो भी एक फ़िक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर। आपको बोला जाएगा कि आपको 15 मिनट्स दिए गए हैं एंड 15 मिनट्स में आपको ये 10 क्वेश्चन करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। तो आपको क्या है, एक टाइम दे दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, उसमें तो 10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे अगर आपको आते होंगे तो यहाँ पर क्या है, एक तो पिन पॉइंटेड आंसर्स,
आपको टू द पॉइंट लिखना है। देन पर्पस क्या होता है इसका, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, हमें कम टाइम में लार्ज नॉलेज बच्चे की पता चल जाती है, एबिलिटी पता चल जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस टर्म से रिलेटेड। और ये क्या होता है ना, शॉर्ट टाइम, कम टाइम में होता है, और 100 वर्ड्स का ही होता है। ईजी भी होता है ये, प्लस फास्टर टू मार्क। इसमें इवेलुएट करने में क्या है, कम टाइम लगता है, आपको इवेलुएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन जैसे हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल में पहले वर्ड्स देख लो। वर्ड्स क्या क्या होते हैं, जैसे लिस्ट, डिफ़ाइन, गिव 3 एग्जाम्पल्स, प्रोवाइड अ मोस्ट सुइटेबल रीज़न। तो इस तरीके से जब आपको दे दिया जाए ना, तो आप समझ जाओ कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात हो रही है। और जैसे एग्जांपल दे दिया डिफ़ाइन इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर आप वर्ड्स को ध्यान देते जाओ। अब क्या बोल रहा है, वो डिफ़ाइन करना है, तो ये क्या है, शॉर्ट का टाइप है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स इन मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन एंड राइट योर आंसर इन 100-200 वर्ड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन चाहे बेसिक से डिस्क्राइब का बोला है, लेकिन आपको वर्ड लिमिट तो दे दी ना कि आपको 500 नहीं, आपको सिर्फ 100-200 वर्ड्स में ही बताना है। तो क्या है, छोटा आंसर लिखना है। साइट 3 एग्जाम्पल्स ईच फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर आपको वो भी ये भी बोल सकता था कि आप सीधा एग्जाम्पल्स बताइए, तो वो ऐसे का एग्जाम्पल हो जाता। क्यों, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि आपको कितने एग्जाम्पल देने हैं। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देने से क्या है, ये आंसर छोटा बन गया कि अच्छा आपको सिर्फ 3 ही दे दिए, तो आपको रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है कि आपको सिर्फ 3 पे ही क्या करना है, बताना है। तो इस तरीके से क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए। देन इसमें क्या होता है, इस तरीके से भी होता है। ओके, पहले हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और शॉर्ट के बारे में, कि यहाँ पर जो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसे इजी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के लिए क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस बनाना। प्लस ये फास्टर भी होता है, एमसीक्यू से भी ज़्यादा जल्दी ये बन जाते हैं और ईजी भी होते हैं बनाने में। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट बनाना चाहिए, ताकि वो आंसर्स को गेस करें तो थोड़ा सा अपना दिमाग का भी यूज़ करें। और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी देखी जाती है, बच्चे की क्रिएटिविटी भी देखी जाती है। प्लस ये थोड़ा सा लेबोरियस हो जाता है, मतलब थोड़ी सी मेहनत कभी कभी लग जाती है जब सब्जेक्टिव की बात आती है। देन ये स्ट्रक्चर्ड ज़्यादा होता है, ऐसे से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, ईजी और फास्टर होता है। ये तो हमने इतनी बार देख लिया कि ये क्या है, ये ईजी प्लस फास्टर है। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि ईजी प्लस फास्टर, ईजी है और फास्टर भी है मार्क करने के लिए। तो ये मैंने बहुत पिन पॉइंटेड जो होते हैं ना, बिल्कुल टू द पॉइंट स्लाइड्स बनाई हैं। इररेलेवेंट चीज़ों को लिखने के बजाय मैंने बिल्कुल छोटा छोटा लिखा है, ताकि आप चीज़ को समझ पाओ कि अच्छा शॉर्ट की बात हो रही है तो पॉइंटेड आंसर्स होंगे, ज़्यादा नॉलेज चेक हो पाएगी, बच्चे की एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी, कम टाइम में पता चलेगी, जहाँ पर वर्ड लिमिट दे दी जाएगी, ईजी और फास्टर होगा। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी शॉर्ट के पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हो सकती हैं कुछ डीमेरिट्स। चलो पहले हम टिप्स देख लेते हैं कि जो जब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखते हैं ना, तो बच्चे को टिप भी देनी चाहिए कि अच्छा आप शॉर्ट आंसर्स लिखो ना, तो इन बातों का ध्यान रखना। जैसे अपने वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को यूज़ करना। जैसे अगर कुछ मैं बता रही हूँ तो मैं कोई छोटी सी केस स्टडी लिख सकती हूँ उससे रिलेटेड, और डायरेक्ट क्वेश्चंस को यूज़ करना जब अपने आंसर्स को लिखो, और लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को लिखने को अवॉइड करना, 1-2 कीवर्ड्स में कोशिश करना उसको लिखने की। और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस में हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम बहुत सारे वर्ड्स ना लिखें, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो कई बार मीनिंगलेस बन जाता है। तो ये कुछ टिप्स भी देनी चाहिए बच्चे को, जब इस तरह के क्वेश्चंस हम फ्रेम करते हैं तो बच्चे को बताना भी चाहिए कि अच्छा आपकी इवैल्यूएशन जो होगी वो शॉर्ट टाइप में होगी, तो आप इन बातों का ध्यान रखना, इस तरीके से प्रिपरेशन करना। देन अब हम अपनी थर्ड पे चलते हैं। देखो मैं आपको एक बार पीछे दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ। हम टूल्स एंड टेक्निक्स इवैल्यूएशन की देख रहे थे, उसमें हम क्वांटिटेटिव के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और क्वांटिटेटिव में भी हम रिटन फॉर्म की बात कर रहे थे, जिसमें हमने 3 देखे थे।
रिटर्न में हमने क्या है, इन 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे, ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट। इसमें से हम ऐसे कर चुके हैं, हम शॉर्ट कर चुके हैं, अब हमारा लास्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम उसे डिस्कस करेंगे। सो आवर लास्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सो नाउ अब हम थर्ड अपना डिस्कस कर रहे हैं वैल्यूएशन का टाइप, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। ऑब्जेक्टिव से हम क्या समझते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, लाइक MCQ फॉर्म हो गई, ठीक है ना, जिसमें आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आपको उसमें से टिक करना है, लाइक ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू या फॉल्स बताना है, येस नो हो गए, येस या नो में आंसर करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म है, एग्री डिसएग्री। आपको इसमें से बताना है कि ये स्टेटमेंट एग्री होते हो या डिसएग्री होते हो स्टेटमेंट से। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव में ही आपको जज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है उन क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होते हैं, और ऑड मैन आउट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, या चूज़ वन आउट ऑफ द मल्टीपल्स गिवन रिस्पॉन्सेज। आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दे दिए गए, उसमें से आपको क्या करना है, चूज़ करना है। तो वो क्या है, वो सभी ऑब्जेक्टिव की टाइप्स होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एग्जामिनर टू एग्जामिनर आपका आंसर वेरी नहीं करेगा। अगर एक एग्ज़ामिनर के लिए ये आंसर ठीक है तो दूसरे के लिए भी वही ठीक होगा, वो अपने मूड के हिसाब से आपको नंबर नहीं देगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है। देन जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, वहीं से एक बार करते चलते हैं। जैसे डू नॉट वैरी फ्रॉम वन एग्ज़ामिनर टू अदर एग्ज़ामिनर्स एंड मूड। तो क्या है, यहाँ पर एक एग्ज़ामिनर से दूसरे एग्ज़ामिनर के मूड पर आपका रिज़ल्ट, आपकी इवैल्यूएशन वेरी नहीं कर रही। जो सबके लिए है वो सबके लिए है आंसर सही। देन यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन और स्कोरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है, रिलायबल होती है, प्लस वैलिड होती है। इसमें स्कोर करना इजी होता है, और ये इकोनॉमिकल भी है। क्या है, इकोनॉमिकल भी है। देन लेस टाइम फॉर रिस्पॉन्डिंग एंड राइटिंग द रिस्पॉन्स। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करने में, अपना आंसर्स लिखने में क्या लगता है, कम टाइम लगता है। टिक ही तो करनी है, या ट्रू फॉल्स ही तो करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ही तो करने हैं। तो यहाँ पर क्या आपको कम टाइम लगा। और यहाँ पर प्लस ये तो हो गए कि हमने ऑब्जेक्टिव को समझा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप फेल भी हो जाते हो कभी कभी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को टेस्ट करने में। और क्या होता है कि जो थिंकिंग होती है प्लस रीजनिंग पावर होती है, यहाँ पर आप बच्चे की वो नहीं पता कर सकते कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, या किस अपनी रीजनिंग पावर लगा भी रहा है या नहीं, आंसर्स को ऑर्गेनाइज कर पा रहा है या नहीं। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर चेक नहीं कर सकते, आप यहाँ पर जज नहीं कर सकते, ना आप यहाँ पर पता कर सकते एक बच्चे के बारे में। और यहाँ पर क्या है कि आप ज़्यादा बुकिश नॉलेज पर भी जोर नहीं दे सकते, और आप गेस वर्क को ज़्यादा इनकरेज कर रहे हो। बेसिकली ऑब्जेक्टिव में बच्चा गेस कर सकता है, हो सकता है कि उसको आता नहीं था बट उसने गेस किया और उसका आंसर सही हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गेस वर्क भी तो ज़्यादा इनकरेज हो रहा है ना, और ये डायग्नोस्टिक भी नहीं है। यहाँ पर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के डिफेक्ट्स आप नहीं पता लगा सकते कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भी या नहीं। और अनफेयर मीन्स भी यहाँ पर होते हैं, बच्चे कई बार चीटिंग ऑब्जेक्ट ले आते हैं, लाइक कैलकुलेटर हो गया या अदर पैन कैमरास वगैरह। विस्पर आंसर, अपने आंसर्स डिस्कस कर सकते हैं, कुछ गेस्चर्स के थ्रू एक दूसरे को अपना आंसर्स बता सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी अनफेयर चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो हम ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। जिस तरीके से इसकी फ़ायदे हैं, इसके एडवांटेज, इसके मेरिट्स हैं, उस तरीके से ही इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो हमने दोनों चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर ली। हमने देखा कि यहाँ पर स्कोर करना इजी है, इकोनॉमिकल भी है, और कोई चांस एलिमेंट नहीं है, मतलब टीचर्स अपने मूड के हिसाब से दे, और कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ पर आपको थोरो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, थोरो स्टडी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी आप MCQ कर पाएंगे। एंड ये बहुत रिलायबल होता है,
और जो स्कोर्स होते हैं वो एक्सप्रेशन स्पीड्स पर या फिर स्टाइल पर डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको कम स्कोप मिलता है सब्जेक्टिविटी का, और जो स्कोर्स होते हैं वो वही बेसिक चीज़ है कि एग्ज़ामिनर के मूड पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मैंने ये फ़ोटो ऐड की है आपको ये बताने के लिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आता क्या है। तो देखो, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया, उसका आपको 4 ऑप्शंस दे दिए। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, आपको इसमें से क्या है एक आंसर टिक करना है। जैसे बुद्धिज़्म, इसने पूछा था कि विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन रिलीजन, तो बताया बुद्धिज़्म। देन विच सिटी रैंक एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक ऑप्शन पे क्या कर दिया टिक लाइक टोक्यो जापान। फिर एक क्वेश्चन पूछा, उसमें 4 ऑप्शंस दिए, फिर 5 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, तो उसमें से आपको बस एक ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री पूछा था साइज़ में वर्ल्ड के अंदर, तो क्या आ गया, कनाडा आ गया। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे MCQs की फॉर्म होती हैं। देन अब हम देखते हैं टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में एक तो होता है रिकॉल टाइप। रिकॉल टाइप से आप रिकॉल वर्ड समझ रहे हैं, जहाँ पर आपको क्या है कुछ मिसिंग होगा, जैसे वर्ड हो सकता है, नंबर या कोई फ्रेज़ हो सकता है, वो मिसिंग होगा और आपको उसको रिकॉल करना होगा, उस चीज़ को आपको याद करना होगा, तो वो रिकॉल टाइप में आ जाती है। रिकॉल में भी क्या होते हैं, 3 टाइप्स होती हैं। क्या होती हैं? 3 ये आती हैं रिकॉल में। एक आता है शॉर्ट आंसर्स, एक आता है कंट्रोल्ड कंप्लीशन, एक आता है लिस्टिंग। तो ये क्या है, ये हमारे रिकॉल के टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं? रिकॉल के। देन रिकॉग्नाइजेशन टाइप। तो रिकॉग्नाइजेशन में क्या है हमारे पास, एक ट्रू फॉल्स है, एक मल्टीपल चॉइस टाइप्स हैं। ये रिकॉग्नाइजेशन में आ जाती हैं। किसके हैं? रिकॉग्नाइजेशन और रिकॉल दोनों चीज़ होगी। फिर है मैचिंग टाइप। मैचिंग में आ जाता है हमारा टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, टाइम के हिसाब से हम क्या करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं अगर। ओके, ये मैंने जो स्लाइड है ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म की ही यहाँ पर ऐड ऑन की है। जैसे यहाँ पर आपको क्या है ये बताना है। ओके, देखो इसको स्लाइड को ध्यान से देखना है। इसमें आपको बोला है कि येस नो बताओ, ट्रू फॉल्स बताओ। येस नो ट्रू फॉल्स में आपको क्या आंसर लिखना है। तो आपको सिर्फ इतना ही ब्लैंक दिया गया है, इतने बड़े क्वेश्चन का आपको सिर्फ इतना ही ब्लैंक दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने येस नो ट्रू फॉल्स ही तो पूछा है, तो आप सिर्फ इतना ही तो लिखोगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो येस आएगा या नो आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। जैसे हम स्कूल में लिखते थे TF लिख देते, ट्रू फॉल्स। येस नो के लिए YN लिख देते थे कि येस और नो। तो इस तरीके से क्या है, हमें सिर्फ उतना ही लिमिटेड ब्लैंक दिया गया है। तो अब हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो टाइप्स हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की। ओके, 1 बाय 1। तो हमारे पास रिकॉल में हमने शॉर्ट में देखा। शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट में आपको डेफिनेट और रिस्ट्रिक्टेड आंसर्स क्या होते हैं लिखने होते हैं। एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट के क्या क्या हो सकते हैं। लाइक व्हाट इज़ टेली बैंकिंग, तो ये क्या है, इसने सिर्फ इतना पूछा है कि व्हाट इज़ टेली बैंकिंग क्या है, तो आप अपना एक ब्रीफ में आंसर लिख सकते हो। देन एग्जांपल ये भी हो सकता है कि नेम द पार्टीज़ ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको सिर्फ नाम बताने हैं, तो ये भी क्या एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। फिर कंट्रोल्ड कंप्लीशन में क्या होता है कि आपको ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जाएगा। लाइक क्वेश्चन पूछा गया कि कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिटिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम। जो कम्युनिकेशन मीन्स होते हैं वो होते हैं आइडियाज़ और फैक्ट्स को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम, कहाँ से। तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड तो लिखना है ना कि कहाँ से ट्रांसमिट होते हैं। फिर आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है, तो ये क्या है, कंट्रोल्ड कंप्लीशन होगी कि आपको कंट्रोल्ड कर दिया गया है। एक वर्ड से ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड बिटवीन सम एम्प्लॉयर एंड डैश, तो एक एम्प्लॉयर और किसके बीच में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो आपको सिर्फ वो नाम ही तो लिखना है ना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में बनता है। तो वो क्या है, वो भी एक कंट्रोल्ड कंप्लीशन का ही क्या है एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपको स्पेस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। फिर लिस्टिंग। लिस्टिंग क्या होती है, लिस्टिंग यूज़ की जाती है आपको फैक्ट्स क्लासीफाई करने के लिए। जैसे लिस्ट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक फ्रॉम द फॉलोइंग।
आपको कुछ नाम दे दिए गए हैं, उसमें से आपको सिर्फ फंक्शंस ऑफ जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं ना बैंक की, उसकी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से प्राइमरी इसमें से हो सकते हैं। लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोकर फैसिलिटीज़, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ और लोकर फैसिलिटीज़। मैंने आपको ये 5-6 नाम दे दिए, आप इसमें से प्राइमरी फंक्शंस छांट लो। तो वो क्या बना ली, आपने फैक्ट्स की लिस्ट बना ली। तो उस लिस्ट बनाने को क्या बोला जाता है, लिस्टिंग। तो लिस्टिंग हमारा कंट्रोल्ड कंप्लीशन और एक शॉर्ट टाइप, ये तीनों किसके पार्ट हो जाते हैं, तीनों रिकॉल टाइप के पार्ट हो जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या होता है, जज किए जाते हैं। फिर हमारा सेकंड आ जाता है रिकॉग्नाइजेशन टाइप। रिकॉग्नाइजेशन टाइप किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम अपनी नॉलेज, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी एप्लीकेशन एबिलिटी को क्या कर सकें, टेस्ट कर सकें। हम अपनी नॉलेज को क्या है, जो हमने सीखा है, जो समझा है, उसे हम अप्लाई कैसे करेंगे, क्या हमने समझा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो वो सभी चीज़ें रिकॉग्नाइजेशन में आ जाती हैं। अब ट्रू फॉल्स में कैसे होगा, बोल दिया कि ATM इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन विच ऑपरेट्स फॉर ऑल द 24 आवर्स। तो आपको पता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। अब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ATM एक ऑटोमेटिक मशीन भी है और वो 24 घंटे ऑपरेट करती है। तो आपको ट्रू फॉल्स में बताना है तो आप क्या बताओगे, ट्रू। फिर राइट रॉन्ग में बता सकते हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द कमर्शलाइज्ड बैंक, राइट या रॉन्ग, सही है या गलत है, सिर्फ इतना आंसर करना है। करेक्शन वेराइटी, तो ये स्टेटमेंट क्या थी, हमारी सही थी। अब करेक्शन वेराइटी में क्या है कि राइट द करेक्शन इन द ब्रैकेट्स, अगर कोई भी आपको गलती दिख रही है तो आपको जो ब्रैकेट दिया गया है आप उस करेक्शन को वहाँ पर लिख दो बस। जैसे वेयर हाउसिंग इज़ अ टेक्निक विच डिस्ट्रीब्यूट्स द टास्क ऑफ वन पर्सन अमंग मैनी, बहुत सारे पर्सनस में से किसी एक पर्सन के टास्क को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वेयर हाउसिंग टेक्निक ये होती है। तो इसमें क्या गलती आपको दिख रही है वो ब्रैकेट में आपको क्या है, लिखनी है। तो ये तीनों जो हैं, जो मैंने आपको बताई, एक तो ट्रू फॉल्स फॉर्म जो होती है, एक राइट रॉन्ग और एक करेक्शन वेराइटी, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये रिकॉग्नाइजेशन में आ जाती है। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस में आपको सेवरल आंसर से क्वेश्चन के दे दिए जाते हैं और उसमें से आपको टिक करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। जैसे आपको टिक करना है कि टेलर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट इज़, आपको ये क्वेश्चन दे दिया सिर्फ कि टेलर की जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में वो किसको लेकर है, और 4 ऑप्शंस दे दिए, यूनिटी ऑफ कमांड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और स्केलर चेन। तो इन 4 में से आप क्या करोगे, एक पे टिक करोगे तो वो क्या हो गया, वो मल्टीपल चॉइस हो गया। देन मैचिंग टाइप टेस्ट। अब मैचिंग में क्या होता है, आपको प्रेमाइसेस और रिस्पॉन्सेस दे दिए जाते हैं। पहले मैं आपको ये 2 टर्म क्लियर कर देती हूँ कि प्रेमाइसेस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। आपको जो पहला कॉलम दिया जाता है ना, लेफ्ट हैंड साइड, उसे बोला जाता है प्रेमाइसेस। उसमें आपको क्या दी जाती हैं, कुछ टर्म्स, कुछ इवेंट, कुछ फ्रेज, कुछ डेफिनेशंस आपको दी जाती हैं जो प्रेमाइस कहलाती हैं। वो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट कॉलम में होती हैं। जो राइट हैंड साइड हमारे पास सेकंड कॉलम होता है, जिसमें आपको कुछ नाम, पिक्चर, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। वो राइट हैंड साइड जो होता है सेकंड कॉलम, वो हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से मैचिंग टाइप टेस्ट होता है। अब ये जो आइटम्स होते हैं ये बच्चे की एबिलिटी चेक करने के लिए बहुत सही रहते हैं। उसके बाद जैसे मल्टीपल चॉइस में एक ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हु इज़ नोन एज फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख इसमें से कौन सा कहलाएगा, 4 ऑप्शंस दे दिए, लाइक बलबीर सिंह, बूटा सिंह, मिल्खा सिंह और BS बेदी। तो आपको क्या करना है, इसमें से एक ऑप्शन देखना है। फिर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इज़ नेम्ड एज, वो इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर मेज़र करता है, आपको 5 ऑप्शंस दे दिए। फर्स्ट इज़ बैरोमीटर, सेकंड थर्मोमीटर, थर्ड इज़ लैक्टोमीटर, फोर्थ इज़ हाइड्रोमीटर एंड फिफ्थ वन इज़ नन ऑफ दीज। तो आप क्या करोगे, किसी एक आंसर पे टिक करोगे। अब टेम्परेचर कौन मेज़र करता है, थर्मोमीटर, तो आपने क्या बी ऑप्शन पे टिक कर दिया। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो मल्टीपल चॉइस टाइप हो गई। अब कंप्लीशन और फिल इन द ब्लैंक्स के मैं आपको और एग्जांपल बता देती हूँ, लाइक डैश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। आपको डैश दे दिया और आपको क्या करना है, उसको फिल करना है कि इंडियन रिपब्लिक की सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है। फिर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डैश। तो आपको क्या है, नाम ही तो लिखना है, तो आपको यहाँ पर क्या एक सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स और कंप्लीशन का एग्जाम्पल बन जाता है। ट्रू फॉल्स और येस नो के भी होते हैं, लाइक सन राइजेज इन द वेस्ट। तो आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है, वो बताना है, तो वो ट्रू फॉल्स का हो गया।
और शॉर्ट का भी हम बना सकते हैं। हमें बोल दिया कि सम ऑफ द 3 एंगल्स इज़ 2 राइट एंगल्स, येस या नो बताना है। तो एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत सारे बनते हैं, कितने भी एग्जांपल्स ले लो, बट आपको ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव के 3 टाइप्स होते हैं, एक रिकॉल होता है, एक रिकॉग्नाइजेशन होता है, एक मैचिंग होता है। अब रिकॉल में क्या क्या चीज़ें हम रिकॉल कर सकते हैं उस टाइप से जो जो टेस्ट बनते हैं, रिकॉग्नाइजेशन में क्या क्या आता है, मैचिंग में क्या क्या आता है। ठीक है, मैचिंग के भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए। इसी तरीके से एक एनालॉजिकल टेस्ट भी हो सकता है, लाइक बोल दिया कि एंगल, जैसे हमारे पास एनालॉजी में मैं आपको क्या बोलूँ, एनालॉजी में जैसे आपने रीजनिंग में क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 125:25 एंड (64:) तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, तो वो क्या है, वो एक एनालॉजी है, वहाँ पर कोई एक लॉजिक लगाया गया है जिसके बेस पर आप अगला आंसर निकालोगे। ओके, फिर और तो इसमें यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। बाकी तो आप एग्ज़ाम्पल्स तो चाहे कितने भी लिख लो, इसमें कितने भी एग्ज़ाम्पल्स आप फॉर्म खुद से कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एग्ज़ाम्पल्स आपको बताने की कोशिश की है। मैं एक लास्ट जो है ना, ये मैचिंग टाइप टेस्ट है, ये जो है मैचिंग टाइप टेस्ट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, एक बार ये और बता देती हूँ कि इसमें क्या आएगा। जो टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जो रिलेटेड टू टाइम होते हैं, टाइम पीरियड से रिलेटेड होते हैं, उन्हें आपको एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना लगाना होता है। अब आप क्रोनोलॉजिकल वर्ड से तो समझ गए होंगे, क्रोनोलॉजिकल मीन्स जो चीज़ पहले आई है आप उसे लिखेंगे, जैसे 2001, आप डायरेक्ट 2021, फिर 2001, फिर 1929, ऐसे नहीं कर सकते, आप एक ऑर्डर में बनाएंगे। हम अकाउंट्स में करते थे ना कि जर्नल एंट्रीज़ को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाओ, मतलब डेट वाइज बनाओ, जो चीज़ पहले है उस चीज़ को लिखो। जैसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेट वाइज जो लिखना होता है, जैसे 21 की पहले एंट्री करेंगे, फिर 22 की एंट्री करते हो, फिर 20, फिर उसके बाद अगर 25 की एंट्री है तो वो करोगे, फिर 31 की एंट्री करोगे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है जो डेट वाइज होता है। कभी भी आप ऐसे नहीं करते कि 31 की बना ली, अच्छा फिर उसके बाद 2 तारीख की ट्रांजैक्शन याद आ गई तो वो लिख लेते हैं, अच्छा फिर 15 की याद आ गई चलो वो लिख ली। तो ये तरीका नहीं होता, ये होता है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे बोल दिया जाता है, कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम कर दिए जाते हैं कि अरेंज दैम अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए, आप उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ग्रीन रेवोल्यूशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस तरीके से क्या आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, जो चीज़ पहले हुई थी उसको लिखो, फिर जो चीज़ हुई थी, तो ईयर वाइज आपको क्या है, इनको अरेंज करना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ेगा, तो वो मैचिंग टाइप टेस्ट और टाइम सीक्वेंस टेस्ट में आ जाती हैं। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये सब हमने क्या है यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो हमारे टूल्स, टेक्निक्स, जो टाइप्स ऑफ टेस्ट थे वो सब यहाँ पर क्या हैं, कवर हो गई हैं। सो आई होप आपको ये जो टाइप्स ऑफ टेस्ट था इवैल्यूएशन का, हमने देखा, टाइप्स देख ली हमने, ऐसे भी देख ली, ऑब्जेक्टिव भी और शॉर्ट भी देख लिया, ये सब हमने क्या है अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू एवरीवन।